नमस्कार साथियों, आज हम कृषि पर्यवेक्षक 2018 का भाग 2 देखेंगे। आशा करता हूँ आपने भाग 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख ले। अब समय को बिना व्यर्थ किए हुए हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन है, आम की बोनी किस्म कौन सी है? दशहरी, नीलम, केसर व आम्रपाली। आप मुझे इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जहाँ तक मैं आपको आम के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ साथियों। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो मेंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। आम का कुल एनाकार्डियेसी है। एनाकार्डियेसी और किसका कुल है? तो काजू का कुल भी एनाकार्डियेसी है। आम में गुणसूत्र संख्या 40 पाई जाती है। 40 और किन किन में गुणसूत्र पाए जाते हैं? मूंगफली में, सोयाबीन में और कद्दू में गुणसूत्रों की संख्या 40 पाई जाती है। अगर आपने गुणसूत्रों वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वहां पर जाकर देख लेना, सभी ट्रिक के जरिए याद कराए हुए। और साथियों, आम के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। आम का फल प्रकार ड्रूप या आस्टिल होता है। आम ऐसा होता है साथियों, तो आम में गुठली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुठली। और जिनमें गुठली पाई जाती है उनका फल प्रकार क्या होता है? ड्रूप, आस्टिल। तो किन किन में पाया जाता है? आम में ड्रूप होता है साथियों, और जामुन में ड्रूप या आस्टिल होता है, और किस में होता है? बेर में भी यही पाया जाता है। आशा करता हूँ साथियों आपको यह समझ में आ गया होगा। और आम के बारे में आपको अन्य जानकारी दे देते हैं साथियों। तो आम का अनुसंधान संस्थान है, वह कहाँ पर है? इंटरनेशनल मैंगो रिसर्च सोसाइटी। यह इंडियन नहीं साथियों, इंटरनेशनल है। तो आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आम के बारे में और जानकारी बता देता हूँ। आम का एक फेवरेट क्वेश्चन है साथियों, आम की फल मक्खी, जो कि कई एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। ये आम की फल मक्खी है। अब साथियों, आप मुझे इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा आम्रपाली। ये इसका सही आंसर है। ठीक है साथियों, अब मैं अन्य सभी आंसर पर चर्चा कर लेता हूँ। दशहरी उत्तरी भारत की किस्म है, उत्तरी भारत की प्रचलित किस्म है। नीलम, तो नीलम को साथियों लंबे यातायात के लिए काम में लिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। केसर कहाँ की किस्म है? केसर गुजरात की प्रचलित किस्म है, और प्रसंस्करण उद्योग के लिए यह काम में ली जाती है। आम्रपाली के बारे में आपको बता देता हूँ। आम्रपाली से साथियों कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आम्रपाली पहली तो बोनी किस्म हो गई। दूसरे साथियों, किचन गार्डन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है, किचन गार्डन के लिए। अब इसकी डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? तो R/P इसकी 2.5 मीटर रखी जाती है। स्पेसिफिक दूरी कितनी होती है इसकी? 2.5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको आम से संबंधित अन्य सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सोल्व हो गए होंगे। अब मैं आगे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ साथियों, आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से ज्वाइन कर ले या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? ट्रक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, बेमौसम गार्डनिंग, नन ऑफ दिस। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको सघन गार्डनिंग क्या होता है यह बता देता हूँ। सघन गार्डनिंग का मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांट। कैसे होता है वह भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे साथियों, ये हमारा खेत हो गया। क्या हो गया साथियों? ये हमारा खेत हो गया। अब इसमें
हमने फसल को बोया, ये पास पास में हमने फसल को बो दिया, इसे ही क्या कहेंगे हम, इसको हम सघन बागवानी कहेंगे, क्योंकि इनकी R/P कम रखी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने साथियों आपको किचन गार्डन के लिए सबसे उपयुक्त किस्में बताई थी आम की, वो है आम्रपाली। उसकी डिस्टेंस कितनी रखते हैं, तो 2.5 × 2.5 मीटर उसकी डिस्टेंस रखी जाती है। अब मैं इसके आंसर पर चर्चा करता हूँ। आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके आंसर देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम इसके आंसर देखते हैं। पहला हो गया ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ट्रक गार्डनिंग क्या होता है। ट्रक गार्डनिंग साथियों बड़े क्षेत्रों के लिए होती है। बड़े क्षेत्रों में बागवानी करनी हो या फिर हमें बड़े क्षेत्रों पर लॉन अर्थात घास बिछानी हो तो वह ट्रक गार्डनिंग कहलाती है। किचन गार्डनिंग क्या होता है, और इसका सही आंसर भी किचन गार्डनिंग है। क्या है, इसका सही आंसर भी किचन गार्डनिंग है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब किचन गार्डनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साथियों यहाँ पर बताता हूँ, ये हमारा घर हो गया। अब क्या होता है, घर के आसपास छोटा सा खेत का टुकड़ा या फिर छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर हमने घरेलू कार्यों के लिए खेती करना या सब्जी या फल वृक्ष उगा दिए साथियों। इसे ही हम क्या कहेंगे, किचन गार्डनिंग कहेंगे। इसमें क्या है साथियों, जगह कम होने के कारण हम ऐसी किस्म उगाते हैं, जैसे आम की आम्रपाली ले लो आप। क्या ले लो साथियों, आम की आम्रपाली किस्म हमने किचन गार्डन के लिए ले ली। तो कम जगह के लिए इसकी डिस्टेंस कितनी रखी, 2.5 × 2.5 मीटर। तो यह किचन गार्डनिंग कहलाता है। आशा करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं बेमौसम गार्डनिंग आपको बता देता हूँ। बेमौसम गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, तो साथियों बेमौसम गार्डनिंग पॉली हाउस के लिए अपनाई जाती है। जैसे पॉली हाउस होता है, उनमें क्या होता है, बिना मौसम के भी कोई सब्जी या फल वृक्ष की खेती कर सकते हैं। इसे बेमौसम गार्डनिंग कहते हैं। आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों अब हमारा क्वेश्चन है, खीरा वर्गीय फलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव किया जाता है। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको खीरा वर्गीय फलों के बारे में कुछ विशेष जानकारी बता देता हूँ। खीरा वर्गीय फल कुकुरबिटेस कुल से संबंधित है, और जब जब भी कुकुरबिटेस कुल का नाम आए तब तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इससे संबंधित खेती क्या कहलाती है, तो दायरा खेती इससे संबंधित खेती कहलाती है। यह एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। दायरा खेती क्या होता है, तो ये भी आपको बता देते हैं कि दायरा खेती क्या होता है। तो नदी किनारे, किसके किनारे साथियों, नदी किनारे कुकुरबिटेस कुल की खेती करना क्या कहलाता है, दायरा खेती कहलाता है। और मुख्यतः पूछ लिया जाए कि किसके लिए किया जाता है, तो खरबूजे के लिए यह किया जाता है। खरबूजे के लिए यह खेती की जाती है। आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। और अन्य जानकारी आपको खीरा वर्गीय परिवार के बारे में दे देते हैं साथियों, कि खीरा वर्गीय परिवार में और कौन कौन आते हैं, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, तुरई हो गया, ये सारी खीरा वर्गीय परिवार में आती है। इनकी खेती कब करते हैं, तो जायद के सीज़न में। अर्थात जायद कब होता है, जब गर्मियाँ होती हैं। गर्मियों के सीज़न में हम इसकी खेती करते हैं, और जल का उत्तम स्रोत मानी जाती है खीरा वर्गीय परिवार। अब हम इसके आंसर पर चर्चा करते हैं। इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो साथियों इसका सही आंसर है 2 से 4 पत्ती अवस्था। इसके लिए मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। खीरा वर्गीय परिवार में अगर आपको नर पुष्पों की संख्या बढ़ानी है, तो आपको जिबरेलिन एसिड का छिड़काव करना पड़ेगा, या फिर आप साथियों AgNO3 का छिड़काव कर लो। अगर आपको मादा फूलों की संख्या बढ़ानी है, तो आपको साथियों इथ्रेल का छिड़काव करना पड़ेगा।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि 2 से 4 पत्ती अवस्था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अब हमारा क्वेश्चन है साथियों, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अमरूद, केला, अनार व आंवला। ये क्वेश्चन साथियों डाटा बेसिस है और डाटा बेसिस क्वेश्चन 2018 के अकॉर्डिंग है। डाटा हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो कभी भी डाटा चेंज होते हैं तो मैं उसके अपडेट अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देता हूँ, आप वहाँ से उनको ले सकते हैं। और अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर लो। अब देखो साथियों, मैं आपको इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। पहले हम अमरूद, केला, अनार, आंवला के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी ले लेते हैं। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआजावा है। अमरूद मिटेसी कुल का सदस्य है और अमरूद में गुणसूत्र संख्या 22 पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाता है कि गरीब का सेब किसे कहते हैं, तो वह भी अमरूद को कहते हैं। केले के बारे में आपको बता देते हैं, मूसा पेराडीसी का इसका वैज्ञानिक नाम है। मूसेसी इसका कुल है। केले में गुणसूत्रों की संख्या 33 पाई जाती है, अर्थात त्रिगुणित यह होता है। त्रिगुणित जो भी होते हैं उनमें बीज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, बीज रहित होते हैं। केले के बारे में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो यह एक बीजपत्री पौधा है। कौन सा? एक बीजपत्री पौधा है। एक यह मोनोकार्पिक पौधा है। मोनोकार्पिक का आप मतलब शायद जानते हो या नहीं जानते हो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मोनोकार्पिक का अर्थ होता है कि जो अपने जीवन में केवल एक बार फल देता है, उसे मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अनार के बारे में आपको बता देते हैं। अनार का वैज्ञानिक नाम प्रूनिका ग्रांटम है। प्रूनिकेसी इसका कुल है। अनार में गुणसूत्रों की संख्या 18 पाई जाती है और अनार की तितली, जैसे आम का फल मक्खी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही अनार की तितली बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वीराकुला आइसोक्रेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। अनार के बारे में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह ईरान का राष्ट्रीय फल है और आम हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है। फलों का राजा भी आम है और बाथरूम फल भी आम है, वो बातें भी आपको याद रखनी है। गरीब का सेब अमरूद है, ये आपको ध्यान रखना है। आंवले के बारे में देख लेते हैं। तो अम्बेलिफेरी ऑफिसिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। यूफोरबिएसी कुल का सदस्य है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 28 पाई जाती है। आपको सारे गुणसूत्र ट्रिक के जरिए मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वह देख ले। और बताते हैं आपको, आंवले को अमृत फल कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और इसे 21वीं सदी का फल भी कहते हैं। और आपको बता देते हैं आंवले के बारे में, तो साथियों इसे साके डॉक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यह आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है, इसलिए इसे साके डॉक्टर भी कहते हैं। अब आप मुझे इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा केला, यह आपको ध्यान रखना है। डाटा के आधार पर 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। भारत में अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला फल पूछ ले तो आपको केला टिक करके आना है। अगर क्षेत्रफल पे पूछ ले तो क्षेत्रफल सर्वाधिक आम का है, ये बात आपको ध्यान रखने हैं। एक बार यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ, अगर भारत में उत्पादन पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर करके आना है केला, ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्षेत्रफल दूसरे नंबर पे आता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्षेत्रफल सर्वाधिक आम का है, द्वितीय नंबर पर सिट्रस फल को है और तीसरे नंबर पे आता है केला। ये आपको हमेशा याद रखना है। और डाटा अगर चेंज भी हो जाते हैं तो मैं आपको अपडेट के ज़रिए बता दूंगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है?
ये भी डाटा बेसिस क्वेश्चन है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश। आप मुझे इसका सही आंसर बताएं, जहाँ तक मैं आपको कुछ अन्य जानकारी बता देता हूँ। आम की किस्में देख लेते हैं, क्योंकि हमने आम की सामान्य जानकारी वहाँ पर देख ली। आम का एक अनुसंधान है इंटरनेशनल मैंगो रिसर्च सोसाइटी, यह नई दिल्ली में है और इसका फल प्रकार ड्रुप या आस्टिल होता है। इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका पुष्प क्रम क्या होता है। तो इसका पुष्प क्रम होता है पेनिकल। पेनिकल ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, परंतु एक चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि साथियों इसके पुष्प क्रम में क्या होता है, 1000 से लगभग 6000 तक फूल लगते हैं, किंतु उनमें 0.01% भाग ही नहीं, सॉरी साथियों, 0.1% भाग ही केवल फलों में परिवर्तित होते हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कितना? 0.1% ही इसका फ्रूट सेंस है। और आम के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि इसकी टपका अवस्था तुड़ाई की अवस्था है। टपका अवस्था इसकी तुड़ाई की अवस्था है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रखी जाती है, तो 1.02 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रखी 1.2 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रखी जाती है। और आपको कुछ और विशेष तथ्य बता देते हैं साथियों कि आम की कुछ किस्में याद कर लो। जैसे रत्ना इसकी किस्म हो गई, आम्रपाली और अल्फांसो इसकी किस्म हो गई, बैंगन बॉम्बे ग्रीन इसकी किस्म हो गई साथियों, नीलम इसकी किस्म हो गई, दशहरा इसकी किस्म हो गई, पुसा सूर्या आम की किस्म है। और अगर सूर्या किस्म पूछ ली जाती है तो वह पपीता की किस्म है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो आम का सर्वाधिक उत्पादन यूपी उत्तर प्रदेश में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल भी साथियों आम का है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, और उत्पादन केला का है, यह आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 16। चूर्णिल फफूंद कौन से फल का प्रमुख बीमारी है या प्रमुख व्याधि है? आम, बेर, अंगूर या सभी? आप मुझे इसका आंसर बताएं, जहां तक मैं आपको इसकी सामान्य जानकारी बता देता हूं। चूर्णिल आश्रिता को हम कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम चूर्णिल आश्रिता भी कहते हैं। और यह किसके द्वारा होती है? तो यह बीज जनित अर्थात बिजोड़ या सीड बोर्न डिजीज है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, हम बीजोपचार करेंगे। और बीज के द्वारा जो भी बीमारियां होती है वो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के ज़रिए यहीं पर याद करवा देता हूँ। और इसका लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये पत्ती हो गई साथियों, तो इस पत्ती पर क्या होगा, ये ऊपर की सतह पर पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, पत्ती की ऊपरी सतह पर सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं या भूरे रंग का पाउडर या फफूंद दिखाई देती है। यह चूर्णिल आश्रिता या चूर्णिल फफूंद कहलाता है। ठीक है साथियों, और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम, तो केराथिन का छिड़काव करते हैं या केराथिन से हम बीजोपचार करते हैं। मैं आपको बीज जनित बीमारियों को बता रहा था, तो यहीं पर क्लियर करा देता हूँ बीज जनित बीमारियाँ, एक बार ये मिट जाए साथियों। अब देखो एक ट्रिक याद करना साथियों कि विके ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे, ये आपको ध्यान रखना है। यह आपको समझ में नहीं आया, आपको पूरी लाइन लिखनी है। क्या? विके ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे। देखो मैं आपको ट्रिक के ज़रिए यही याद कराता हूँ। अब देखो वी का मतलब हो गया साथियों विटावेक्स, के का मतलब हो गया कंडवा या स्मट। यह कंडवा या स्मट रोग, यह चारों बीज जनित बीमारियां हैं। कंडवा या स्मट रोग होता है तो उसका बीजोपचार
विटावेक्स फफूंदनाशी के द्वारा किया जाता है। आर का मतलब हो गया साथियों रस्ट या रोली रोग, यह आपको ध्यान रखना है। अगर रस्ट या रोली रोग होता है तो उसके लिए प्लांटावेक्स का छिड़काव किया जाता है या प्लांटावेक्स से बीजोपचार किया जाता है फफूंदनाशी के द्वारा। छक्के का मतलब याद रखना आपको, छ का मतलब छाछा रोग या चूर्णिल फफूंद रोग या पाउडरी मिल्ड्यू, ये तीनों एक के नाम है। इसके लिए हमें किसका करना चाहिए, तो केराथिन का उपयोग करना चाहिए या केराथिन से बीजोपचार करना चाहिए। और इनके चारों के लक्षण भी मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। मारे से याद रखना आपको मृदु रोमिल या डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का कैसे करते हैं, तो रीडोमिल के द्वारा इसका बीजोपचार किया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इनके मैं आपको सभी के लक्षण भी यहीं पर बता देता हूँ कि किसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। तो यहीं पर देखो साथियों, जैसे स्मट या कंडवा रोग हो गया, दूसरा हो गया रस्ट या रोली रोग, तीसरा हो गया साथियों पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग, चौथा हो गया डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल। कंडवा या स्मट रोग का लक्षण क्या होता है, जैसे ये फल, कोई भी फल हो गया या पुष्प क्रम हो गया, इसमें दाने बनने चाहिए थे लेकिन दानों के स्थान पर क्या होता है, काले रंग का पाउडर बन जाता है। यह स्मट या कंडवा रोग का लक्षण है। रस्ट रोग का क्या होता है कि साथियों जैसे ये एक पौधा हो गया, इसकी ये पुरानी पत्तियाँ, ये नई पत्तियाँ, पुरानी पत्तियों पर सफ़ेद भूरे या हल्के हरे गहरे कलर के यहाँ पर चकथे या चितबरे खड्डे पड़ जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसको रोली रोग कहेंगे। और डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं, तो जैसे साथियों ये पत्ती हो गई, अगर इसकी ऊपरी सतह पर सफ़ेद या भूरे रंग की फफूंद नजर आएगी तो वह पाउडरी मिल्ड्यू, और अगर इसकी निचली सतह पर ये लक्षण भूरे रंग या सफ़ेद रंग की पाउडर या फफूंद नजर आएगी तो वह डाउनी मिल्ड्यू कहलाएगी। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि यह रोग होते किन में हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि चूर्णिल फफूंद चारों में इसका आंसर आएगा, चारों में यह बीमारी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आएगा ओल। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यह सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब की खेती के लिए ग्रोविंग क्षेत्र में छटाई का समय है अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, जुलाई अगस्त या नवंबर दिसंबर। आप मुझे इसका सही आंसर बताएं, जहाँ तक मैं आपको गुलाब के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। गुलाब का इंग्लिश नेम क्या है, रोज, तो इसका वैज्ञानिक नाम रोजा इंडिका हो गया, इसका कुल रोजेसी हो गया। रोजेसी कुल का एक और सदस्य है, उसको भी आप मत भूलिएगा, उसका नाम है सेब, एप्पल उसका नाम है, ये भी रोजेसी कुल में आता है। जैसे एनाकार्डियेसी में काजू आता है, ऐसे ही रोजेसी कुल में सेब आता है। और आपको गुलाब के बारे में अन्य जानकारी और दे देते हैं साथियों। आपको गुलाब के बारे में आपको याद रखना है कि गुलाब से गुलाब जल बनाया जाता है, इससे गुलकंद बनाया जाता है। गुलाब की कई प्रजातियां हैं। रोजा इंडिका तो इसका वानस्पतिक नाम है, किंतु चेती गुलाब अपने राजस्थान के लिए खूब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चेती गुलाब के बारे में आपको बता देता हूँ। रोजा डेमेसियाना चेती गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। और एक बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया कि चेती गुलाब में के फूल में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो 0.05%, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बता देते हैं, अगर पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ इंडियन रोज वो कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर बीपी पॉल को भारतीय गुलाब का पितामह कहा जाता है, ये आपको कभी भूलना नहीं है। और साथियों आपको एक बात और बता देते हैं जो शायद आपके काम की होगी। गुलाब को प्यार का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको किसी से प्यार है
तो आप उसे गुलाब देकर मना सकते हैं। यह प्यार का प्रतीक है। अब आप मुझे इसका सही आंसर बताएं, क्योंकि प्यार व्यार तो हो गया। अब इसका सही आंसर है अक्टूबर नवंबर। ठीक है। और एक बात और यहाँ बता देते हैं आपको, अगर क्वेश्चन दिसंबर जनवरी के बारे में पूछा जाता है तो दिसंबर जनवरी में क्या किया जाता है, तो दिसंबर जनवरी में टी कलिकायन किया जाता है। टी कलिकायन का उपयुक्त समय दिसंबर जनवरी है, यह भी आप मत भूलना। ठीक। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथियों एक बात और यहाँ पर बता देते हैं आपको, आपने प्यार का प्रतीक तो देख लिया, अब आपको यहाँ पर दुख या जलन का प्रतीक भी बता देते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि दुख या जलन का प्रतीक क्या है, तो आप उसे फ्रेंच गेंदा दे दो। कौन सा गेंदा? फ्रेंच गेंदा दे दो, तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे से दुखी है या मेरे से जलता है। फ्रेंच गेंदे का वैज्ञानिक नाम टेगेटस इरेक्टा है, जो कि हमने भाग 1 में देख लिया था। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? अब इस क्वेश्चन में क्या है, आंवला हो गया, बारबेडोस चेरी, अमरूद व नींबू। इस क्वेश्चन में क्या है, हम जितने भी विटामिनों से या किसी भी मिनरल से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ देख लेते हैं। आप मुझे इसका आंसर बताएं, जहाँ तक मैं आपको विटामिन ए के बारे में जानकारी देता हूँ। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है। ऐसे ही विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है साथियों, सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, जिसका अभी सीजन चला हुआ है? आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन आया कितना पाया जाता है, तो 4800 इंटरनेशनल यूनिट। पपीता में कितना पाया जाता है, तो 20-20 इंटरनेशनल यूनिट। ये आम से संबंधित तथ्य थे। अब हम विटामिन सी से संबंधित तथ्य देखते हैं। तो विटामिन सी का क्या केस है वो भी यहीं पर देख लेते हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबेडोस चेरी में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आता है आंवला। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो तीसरे नंबर पे अमरूद आता है। आंवला में कितना विटामिन सी बारबेडोस चेरी में, इसका आंसर भी क्या है, बारबेडोस चेरी कितना पाया जाता है वो भी देखते हैं। तो इसमें 1000 से 4000 ml प्रति 100 ग्राम ये इसकी मात्रा पाई जाती है। आंवला में यह मात्रा कितनी होती है, 600 ml प्रति 100 ग्राम। अमरूद के संदर्भ में 290 या 300 आपको याद रखना है। ये इसके विटामिन ए व सी के तथ्य हो गए। अब आपको और बताते हैं कि सर्वाधिक आयरन किस में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन B2 पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है बिल, यह एग्जाम में आया हुआ है। और सर्वाधिक आयरन पूछा जाता है तो करौंदा, और दूसरे नंबर पे खजूर। सर्वाधिक कैल्शियम पूछा जाता है तो आपको रेजिन याद रखना है, दूसरे नंबर पे आता है खजूर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, विटामिन B12 का नाम पूछता है, तो वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम देखते हैं। विटामिन B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका नाम है, या बालामिन जो भी आप कह सकते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा को किस विधि के द्वारा सुधारा जाता है? पहला निस्पंदन लीचिंग, दूसरा पायराइट, तीसरा जिप्सम, चौथा चूना। यह सोइल साइंस का और प्रत्येक परीक्षा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो शायद लगभग हर एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। आप अपनी दृष्टि यहीं बनाए रखिए। अब देखो, भारत की समस्याग्रस्त मृदा। क्या? भारत की समस्याग्रस्त मृदा कौन कौन सी समस्या पाई जाती है,
तो कभी कभी क्या होता है H+ आयन अधिक मिल जाता है या H+ आयन की अधिकता के कारण मृदाएं अम्लीय हो जाती है। कभी कभी क्या होता है साथियों, मृदा में OH- आयन की अधिकता बढ़ती है तो वह सारी हो जाती है, या उनमें कभी कभी लवण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? लवण आ जाते हैं, तब मृदाएं कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है, साल्टी हो जाती है। अब यहाँ पर इन सभी का सुधार देखेंगे। यह तो समस्या हो गई, अब इनका सुधार कैसे करते हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो, एक बात आप गांठ बांध लो कि अम्ल में हमेशा क्या लगाना है? चूना लगाना है। अम्ल में आपको चूना लगाना है, वो फैक्ट मैं आपको नीचे बताऊंगा, पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि अम्ल में हमेशा चूना लगाना है। तो अम्लीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? चूने के द्वारा किया जाता है। सारी मृदाओं में किसके द्वारा किया जाता है? तो जिप्सम के द्वारा सारी मृदाओं का सुधार किया जाता है। लवणीय मृदाओं का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? तो लीचिंग या निस्पंदन, और इसका सही आंसर भी यही है। अब मैं आपको कुछ तथ्य यहाँ पर बता देता हूँ जो शायद आपने पहले याद हो या नहीं हो, यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। देखो, अम्लीय मृदाओं में क्या होता है? H+ आयन अधिक होता है। अब उसमें क्या किया हमने? चूना डाल दिया। चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या होता है साथियों? कैल्शियम आयन बनता है, कैल्शियम+2 आयन बनता है और जल निकल जाता है, तो अम्लीय मृदाओं का सुधार हो जाता है। ऐसे अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है। अब सारी मृदाओं का भी सुधार यहीं पर देखते हैं कि सारी मृदाओं का सुधार कैसे होता है। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसमें भी साथियों रिएक्शन चलती है और सारी मृदाओं का सुधार हो जाता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी रहती है? तो यह पेपर में पूछा है 18.6%। सॉरी साथियों, यह सल्फर की मात्रा है। कैल्शियम की मात्रा 29.2% पाई जाती है। अगर सल्फर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वह 18.6%। और आयरन पायराइड के द्वारा भी साथियों सारी मृदाओं का सुधार किया जाता है। आयरन पायराइड का सूत्र होता है FeS2। यह बिहार के अमछोर नामक जिले में सर्वाधिक इसके भंडार हैं। अब निस्पंदन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ और उसके साथ 2-3 टर्म और बता देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, आपको एक शब्द याद रखना है, IPS। IPS क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विसेज। यह सिविल सर्विस की एक नौकरी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो IPS से अब हम हमारी 3-4 टर्मिनोलॉजी यहीं पर करते हैं। I का मतलब यहाँ हो गया इनफिल्ट्रेशन। क्या हो गया? इनफिल्ट्रेशन हो गया। P का मतलब यहाँ पर परकोलेशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और S का मतलब क्या हो गया? सीपेज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और सीपेज क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे साथियों ये मृदा हो गई, क्या हो गई? ये हमारी सोइल हो गई। अब इसमें क्या आया? नीचे ये मृदा है और ऊपरी वाला क्षेत्र, ये मृदा में क्या है? पानी बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात यह असंतृप्त या अनसेचुरेटेड है। अब असंतृप्त मृदा में पानी का प्रवेश क्या कहलाता है? तो वह इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। इसको इनफिल्ट्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है साथियों, इनफिल्ट्रेशन क्या हो गया कि असंतृप्त मृदा में पानी का प्रवेश ही इनफिल्ट्रेशन कहलाया। अब परकोलेशन क्या होता है? जैसे ये पानी आ गया, अब मृदा क्या हो गई? संतृप्त हो गई। ठीक है साथियों, अब मृदा की ऊपरी सतह से जल का निचली सतह पर जाना, क्या? मृदा के ऊपरी सतह से जल का निचली सतह पर जाना क्या कहलाता है? तो वह परकोलेशन कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको लीचिंग भी याद रखना है कि लीचिंग क्या होता है। हमने परकोलेशन में कहा था कि जल जाता है, और अगर जल के साथ मिनरल, खनिज लवण या न्यूट्रिशन, पोषक तत्व अगर मिलकर मृदा की निचली सतह पर जाते हैं, जैसे साथियों ये मृदा की निचली सतह, अगर इसमें जल के साथ पोषक तत्व व खनिज लवण मिलकर नीचे जाएंगे तो यह क्या कहलाएगा? यह लीचिंग कहलाएगा।
अब सीपेज क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे ये नहर है और ये नहर के अगल बगल में क्या है, छोटे छोटे खेत या कुछ भी क्षेत्र है, तो नहर में जल बहता है साथियों। तो जल का अपने दाएं बाएं गति करना क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। यह आईएएस व आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीपेज क्या होता है, जल का दाएं बाएं गति करना या इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। सीपेज की सर्वाधिक समस्या राजस्थान में कहाँ आती है, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में राजस्थान में सर्वाधिक सीपेज की समस्या आती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आशा करता है आपको यह समझ में आ गया होगा। और लवणीय मृदाओं का सुधार, इसका आंसर हो गया निस्पंदन या लीचिंग के द्वारा। एक और सुधारा जाता है, या तो आप लवणों को खुरेच दो, क्या कर दो, खुरेच दो, तो भी इसका सुधार हो जाता है। हमने ज़्यादा पानी दिया तो पानी के साथ क्या हुआ, लवण घुलकर नीचे चले गए, तो हमारी मृदा क्या हो गई, सुधर गई। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। यह हमारा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मासिक मौसम में बदलाव, दैनिक मौसम में बदलाव व लंबे समय में बदलाव। आप मुझे इसका आंसर बताओ। जहाँ तक मैं आपसे मौसम व जलवायु के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, जहाँ तक आप मुझे इसका आंसर बताओ। सर्वप्रथम आपको याद रखना है, मौसम अरबी भाषा का शब्द है, जलवायु या क्लाइमेट ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है यह मैं आपके यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। पहला देखो साथियों, आपको पता होगा एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि कल्चर शब्द जहाँ आता है वह लैटिन भाषा का शब्द होता है। आपको याद होगा एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, तो वह ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर किसी शब्द के पीछे लॉजी आ जाता है तो वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइटोलॉजी हो गया, यह आपको ध्यान रखना है। किंतु एक दो अपवाद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि साथियों पोमोलॉजी इसका अपवाद है। कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि पोमस लैटिन भाषा का व लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। ओलेरी कल्चर हो गया, तो कल्चर आया तो लैटिन भाषा का शब्द हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो तीन फैक्ट और बता देता हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर अब हम फैक्ट बताते हैं आपको कि संस्कृत भाषा के शब्द कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है, गन्ना संस्कृत भाषा का शब्द है व खाद संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखने हैं साथियों। मौसम अरबी भाषा का शब्द हो गया, और क्लाइमेट बता देते हैं आपको, और सोइल भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। अगर किसी शब्द के पीछे किसी शब्द में आई और एल आता है, एल बाद में आता है तो वह लैटिन भाषा का होता है, और अगर एल और आई बाद में आया तो वह ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर याद रखना। अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बता देते हैं आपको मौसम क्या होता है। तो मौसम क्या होता है साथियों, कोई स्थान विशेष या कोई निश्चित या छोटा क्षेत्र, कोई किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन घटनाओं का बोध क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। अर्थात छोटे क्षेत्र व छोटे समय के लिए जो जलवायु में परिवर्तन होता है वह मौसम कहलाता है। मौसम का अध्ययन मेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व मौसम के पितामह कौन है, तो डॉक्टर DN वालिया। कौन है? DN वालिया विश्व मेट्रोलॉजी के पितामह है या विश्व मौसम विज्ञान के पितामह है। अब आपसे कुछ और बता देते हैं जलवायु के बारे में कि जलवायु क्या है। तो जलवायु क्या होता है, जैसे हमने मौसम को देखा साथियों, और आपका आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे हमने मौसम को देखा कि मौसम क्या होता है, मौसम एक
छोटे व निश्चित क्षेत्र के लिए होता है। ऐसे जलवायु को आप यहाँ पर बता देते हैं जलवायु। जलवायु क्या होता है? लंबे समय के लिए मौसम में बदलाव, अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में 30 या 31 वर्षों, मतलब एक लंबा पीरियड हो गया, इसके वातावरणीय परिवर्तन या अल्पकालीन या फिर इनके दीर्घकालीन घटनाओं का बोध क्या कहलाएगा? तो वह जलवायु कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 30 या 31 वो कह सकते हैं मोर देन 30 ईयर, यह आपको ध्यान रखना है साथियों। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक फैक्ट आपको यहाँ पर और बताता हूँ जो पेपर में आता रहता है, वो है वायुमंडलीय परतें। वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती है। इनको किस तरह से याद करना है? तो आपको याद रखनी है TSMI, अर्थात टसमी इसकी याद रखनी है, अर्थात ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर व आयनोस्फीयर। ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई, मतलब इसकी हमारी धरती से कितनी ऊंचाई रहती है? तो यह 8 से 18 किलोमीटर का ऊपर पे रहता है। और स्ट्रेटोस्फीयर कितना रहता है? तो 18 से 50 किलोमीटर ऊपर रहता है। इसका कितना रहता है? 50 से 80 किलोमीटर, और यह 80 से 120 किलोमीटर ऊंचाई पर रहता है। ये हमारी वातावरणीय परतें हो गई, जिससे क्वेश्चन बनता रहता है कि वायुयान कौन सी परत पर चलता है, बादल कौन सी परत में बनते हैं, मौसम कौन सी परत में परिवर्तित होते हैं। ये आपको मैं मौसम वाले चैप्टर में बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और आप HO स्टडी ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। आपका लक्ष्य हमारा उद्देश्य। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको इसका अपडेट मिलता रहता है। आप बेल आइकन को प्रेस करना भी न भूलें। मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ साथियों मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।